थोड़ी सी इंडिविजुअल चीज़ें बात करते हैं। पहला, अभी हमने एसआई सिस्टम के यूनिट्स देखे और सब्सिडियरी सिस्टम में मैट्रिक सिस्टम देखा, नेगेटिव पावर के भी पॉजिटिव पावर के भी। ठीक है, इसको चालू करो। ओके, अब हम अलग अलग थोड़ी सी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स लेते हैं और एक जो हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई है उससे और कितनी तरह की हम मेजरमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से क्वांटिटी को नाप सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ होता है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, समझ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ क्या होता है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हमने 7 की लिस्ट नहीं की अभी यहाँ पे, उस एक एक क्वांटिटी से और कितनी कितनी क्वांटिटी नप जाएगी, है ना। उस एक फंडामेंटल क्वांटिटी से और कितनी क्वांटिटी से आप नाप सकते हो, जितनी भी नापोगे उन सबको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि वो सब के सब एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से नप रही हैं, इसी से डिराइव हो रही हैं, है ना। और उसकी लिस्ट बहुत सारी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, हमको अगर मेजरमेंट ऑफ लेंथ करना है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी था, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ ही था ना। लेंथ को आप किस में नापोगे, बोलिए। एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ के लिए? मीटर, यही होती है ना, पक्का। लेकिन हम बहुत छोटे छोटे यूनिट्स भी यूज करते हैं। ठीक, पहले हम बात करते हैं इससे और क्या क्या नपता है। ध्यान से समझना ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं कमरे में एक लेंथ लूं तो ये तो लेंथ है ना। एक लेंथ और ले लूं, ब्रेथ, 2 लेंथ आ गई। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या चीज़ है एक्चुअल में? लेंथ ही है। तो लेंथ इंटू लेंथ, 2 लेंथ जमा हुई, 2 लेंथ के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, बोलिए। लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं मालूम, नहीं मालूम है? बोलो, जोर से बोलो। रेक्टेंगल होता है कि उसका एरिया होता है? हाँ हाँ, समझे। 2 लेंथ जब जमा हो जाए तो क्या बनता है उससे? एरिया। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? नापा जाता है कि नहीं एरिया को, बोलिए। नापा जाता है। तो हम आपको बोलेंगे कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं। क्या हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई हैं उसमें एरिया का नाम भी लिख दें? 8 ठोक क्वांटिटी हो जाएंगे, अभी तो 7 है ना, एरिया भी लिख देते हैं, 8 क्वांटिटी हो जाएंगी। लिख लें क्या? तो आंसर है नहीं। एरिया किससे बना है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, 2 लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से बना है ना। और लेंथ नापने का हम पहले लिख चुके हैं नंबर 1 में, है ना। तो लेंथ से ही एरिया नप जाएगा। लेंथ इंटू लेंथ करेंगे, लेंथ नापना तो हमको आता है ना मीटर में। ये वाला लेंथ नाप लेंगे, ये वाला लेंथ नाप लेंगे मीटर में, दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल आया? एरिया। तो एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई है 7 ठो, उसमें से किसी एक से एरिया नप जा रहा है। इसलिए एरिया कैसी क्वांटिटी है? इससे नपने वाली क्वांटिटी है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी। समझ आया? तो इससे लेंथ से क्या नप गया जी, बताइए? एरिया नप गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला देखो चलो किसी कमरे का वॉल्यूम नाप के बताओ। तो वॉल्यूम कैसे नापेंगे? ये हमने लिया एक लेंथ, फिर हमने लिया ब्रेथ, ये भी लेंथ है, फिर हमने बोला ये लेंथ भी नाप लो, हाइट भी नाप लो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नापा जा सकता है कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलो भैया 7 फिजिकल क्वांटिटी तो बनाए ही थे, एक ठो और लिख देते हैं, उसमें 8 ठो हो जाएगा। लिख लें क्या वॉल्यूम को, नया फिजिकल क्वांटिटी? क्यों? वॉल्यूम भी किससे नप जा रहा है? लेंथ से। तो लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको बेसिक क्वांटिटी बोल रहे हैं। और इससे जो जो नप जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी। तो दूसरी डिराइव क्वांटिटी क्या हो गई? वॉल्यूम। आया समझ कि नहीं आया? आया। अच्छा ठीक है जी। आप मोटरसाइकिल चलाते हो सब लोग, है ना? चलाते हो ना? कितनी स्पीड से चलाते हो? 70 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, है ना? बहुत फास्ट चलाते हो। ये क्या है? स्पीड नप रही है कि नहीं? आपका वो जो मीटर लगा होता है वो नाप के बताता है स्पीड की नहीं, गाड़ी को बताता है। कब आप 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, कब आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, कब 100 से जा रहे हो, कब 120 की स्पीड से जा रहे हो,
नापता रहता है ना वो, चाहे डिजिटल हो चाहे वो एनालॉग वाला हो, कुछ भी हो, कांटा वाला, नाप के बताता रहता है। तो स्पीड भी एक नापने वाली क्वांटिटी है जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो हमने अपने नेचर में देखा स्पीड भी एक क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र करते हैं। तो स्पीड को क्या लिस्ट में शामिल कर लें 7 फंडामेंटल की, 8 हो जाएंगे, एक और लिख देते हैं स्पीड। तो हमने देखा नहीं, स्पीड एक्चुअल में क्या चीज़ है, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो वही आपकी स्पीड कहलाती है। समझ आया कि नहीं? बोलिए। अगर 1 सेकंड में मेरी गाड़ी 5 मीटर जाती है, कितना? 1 सेकंड में 5 मीटर चली जाती है मेरी गाड़ी, तो मेरी स्पीड कितनी? 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो वही आपकी स्पीड होती है। तो स्पीड भी एक्चुअल में क्या चीज़ है? डिस्टेंस। समझ आया? पर सेकंड जितना डिस्टेंस आप जाओगे, जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे, वही क्या कहलाएगी आपकी स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में जितनी दूर जाओगे, जितना डिस्टेंस कवर करोगे, वही आपका क्या है? स्पीड। समझ आया? 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर चले जाते हो, कितना? 60, तो आपकी स्पीड क्या बनती है? 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो स्पीड क्या दिखाता है वो मीटर? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहे हो आप? 60। तो हम आपकी स्पीड क्या बोलेंगे? आपकी स्पीड कितनी है? 60। नीचे 1 लगा होना चाहिए बस, चाहे 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 आवर हो। समझ आया? तो हमारी गाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है, तो मेरी स्पीड कितनी? स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मेरी स्पीड है। ये 5 क्या था? जो डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया। तो स्पीड एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या चीज़ होता है? ये वाली फीलिंग, ये। और इस फीलिंग का हम नाम क्या रख चुके हैं? लेंथ। तो स्पीड भी एक्चुअल में क्या चीज़ है? लेंथ। तो स्पीड को लिख लें क्या 8वीं क्वांटिटी? नहीं। तो स्पीड किससे नप जा रहा है? लेंथ से। इसलिए स्पीड भी क्या है? क्या चीज़ है? डिराइव क्वांटिटी। तो इस तरह करके हजारों डिराइव क्वांटिटी हो सकती हैं जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी से नप जा रही हैं। इसलिए इनको फंडामेंटल नहीं बना रहे हम, इनको क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। आया समझ कि नहीं आया? आया? पक्का? हाँ जी। ऐसे ही हमारे नेचर में क्या दिखता है? फोर्स। फोर्स भी एक क्वांटिटी है ना, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। चलो नाप लेते हैं। कैसे नापते हैं फोर्स को? बोलिए। फोर्स कैसे नपता है? एक हल्की चीज़ है, 10 ग्राम उसका वेट है, और हम आपके हाथ में वो 10 ग्राम की चीज़ रखते हैं, तो 10 ग्राम की चीज़ आपके हाथ को थोड़ा दबाती है, थोड़ा सा, है ना। और अगर मैं 10 किलो का बाट आपके हाथ में रख दूं, तो 10 किलो का बाट आपके हाथ को ज़्यादा दबाता है। समझ आया? ज़्यादा दबाने का क्या मतलब है? 10 ग्राम का या 50 ग्राम का बाट आपके हाथ को थोड़ा सा दबा रहा है। थोड़ा दबाया मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया। 10 किलो का बाट रखे तो आपके हाथ को ज़्यादा दबाता है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो फोर्स का कनेक्शन किसके साथ है? उसके मास के साथ है। जिसका मास 50 ग्राम है वो कम फोर्स लगा रहा है, जिसका मास 100 या 10 किलो है वो ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। मास कम तो फोर्स भी कम, मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है। तो फोर्स को लिख लें क्या नई क्वांटिटी? 8वीं क्वांटिटी बना लेते हैं अपनी लिस्ट में। नहीं, क्यों? फोर्स किससे नप जा रहा है? मास से। समझ आया? और मास हम पहले एक यूनिट बना चुके हैं दूसरे नंबर की। तो मास से क्या नप गया? फोर्स नप गया, प्रेशर नप गया, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें नप जाती हैं। तो जितनी क्वांटिटी, ये जो 7 की लिस्ट आपने बनाई है SI सिस्टम में, उसके अलावा जितनी क्वांटिटी आएंगी सबको क्या मान लेना है? डिराइव क्वांटिटी। यानी इन्हीं में से 7 में से किसी न किसी से वो क्वांटिटी जरूर डिफाइन हो जाती होगी। समझ आया बात? ओके। अब आओ यहाँ पे ना, वो सारी लिस्ट नहीं बना रहे, वो सारी चीज़ें हमारे फिजिक्स के टॉपिक में आएंगी, वहाँ कवर करेंगे, क्योंकि हमको फिजिक्स में दूसरे चैप्टर में वही डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे। ओके, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। SI यूनिट क्या होती है लेंथ की? मीटर। ठीक है, अब देखो ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ। और किस में नापते हो लेंथ को? किलोमीटर में। किलोमीटर में नापते हो ना, तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 किलोमीटर। बड़ी बड़ी यूनिट भी लिख लेते हैं, छोटी यूनिट भी लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। इसको 10 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 10 टू द पावर 3 मीटर। और ये 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सेंटी को क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर -2, -2 + 2 0,
10 का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया और सिर्फ क्या बचा मीटर, दिस इज 1 मीटर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा ना। ओके, ये सेंटीमीटर में आया। आप देखो ना 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। समझ आया कि नहीं आया? और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? मिलीमीटर में भी देख लो, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। स्केल पटरी में रहता है ना भैया, नापते हो ना। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 1 ही सेंटीमीटर का गैप है, इसके बीच में 10 लाइनें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब है 10 मिलीमीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है ना। 10 डेसीमीटर भी 1 सेंटीमीटर के बराबर, 10 मिलीमीटर भी 1 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब है 10 मिलीमीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है, यानी 1 मिलीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। समझ आया? हाँ हाँ, ओ ये सेंटीमीटर लिखना है, ठीक, ठीक है ना। 10 मिलीमीटर भी 1 सेंटीमीटर के बराबर, 10 डेसीमीटर भी 1 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब ये आपस में बराबर। 10 मिलीमीटर 10 डेसीमीटर बराबर, तो 1 मिलीमीटर 1 डेसीमीटर भी बराबर होगा। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर के बराबर। ऐसे करके बहुत सारे कनेक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंथ से एरिया नपता है, एरिया भी आप जानते हो, 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। वॉल्यूम का देखो, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में वॉल्यूम बहुत नापेंगे, चाहे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो, चाहे किसी क्यूब का वॉल्यूम हो, किसी भी चीज का। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको बोलते हैं? इसको 2-3 लैब में 2-3 तरीके से नापते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल ट्यूब आते हैं लैब में, केमिस्ट्री लैब में नापने के लिए, सिलेंडर जैसे ट्यूब रहते हैं, उसमें सॉल्यूशन भर के उसका वॉल्यूम नापा जाता है। ऊपर नंबर छपे रहते हैं, आपको बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी की सारी चीज़ें। ब्यूरेट आते हैं, पिपिट आते हैं नापने के लिए, पतले पतले पाइप जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ होते हैं। सब के फोटोग्राफ आपको केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो वॉल्यूम नापने के लिए ना। अच्छा, अब थोड़ा सा वॉल्यूम हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये हाँ जी, सपोज दिस इज ए क्यूब। जी, ये क्यूब है ना, समझ आया? इस क्यूब की लंबाई देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है, ये हमने 1 मीटर की ली। यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई है, ये भी हमने 1 मीटर की ली। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, ये भी हमने 1 मीटर की ली, है ना। 2 लेंथ मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया बनता है। 3 ठो लेंथ मल्टीप्लाई कर दिए, कमरा ही है, ये वाला लेंथ लिया है, ये वाला ब्रेथ लिया है, ऐसे वाला ब्रेथ है ना, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तीनों लेंथ लिए, दिख रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट, कमरा ही है ये, तीनों मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया? वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम कैसे बना, देखिए यहाँ पर फिर से मैं ये मार्क कर दूँ कि ऊपर तो लिखे ही हैं अपन, ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ये तो आप लिख चुके हैं ऊपर ना, तो इसको दोबारा हम रिपीट नहीं कर रहे। हाँ जी, वॉल्यूम ठीक है, किस में आएगा ये? 2 तरीके से वॉल्यूम हम नापते हैं। एक तो हम नापते हैं मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, दूसरा हम नापते हैं लीटर में। किस में नापते हैं? पेट्रोल लेने जाते हैं आप, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, तो किस में नाप के लेते हो? वो लीटर में आता है, वो भी तो वॉल्यूम ही बताता है। तो वॉल्यूम नापने के ना 2 साधन है हमारे पास, एक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 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 का मल्टीप्लिकेशन। तो चाहे आप सेंटीमीटर में लेंथ रखोगे तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, या मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो एक तो जुगाड़ ये हो गया लेंथ से वॉल्यूम नापने का, और दूसरा जुगाड़ क्या होता है, वो जो आप बॉटल से नापते हो,
बॉटल में लीटर से नापते हो, तो लीटर भी वॉल्यूम नापने की यूनिट है। दोनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी को नाप के बताती है, एक लिक्विड को नापती है और एक सॉलिड चीज़ों को नापती है। सॉलिड चीज़ों को नापने के लिए हम ये यूज़ करते हैं मीटर मीटर मीटर, या सेंटीमीटर 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 क्यूब से समझते जाना। लेकिन अगर कोई लिक्विड चीज़ है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऑयल है, और आपका दूध हो गया, पानी हो गया, इन सब चीज़ों को, लिक्विड की चीज़ें हैं, इनको किस में नापेंगे, इनके वॉल्यूम को लीटर में। तो लीटर भी वॉल्यूम बताता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम बताता है। दोनों सेम चीज़ का मेजरमेंट देते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। क्वेश्चन समझ में आया? ये कन्वर्जन आपको ज़रूरत पड़ेगी हर जगह, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ पहले लीटर से, है ना। देखो हमको मालूम है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर समझ रहे हो ना, मिलीलीटर समझते हो कि नहीं। जैसे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, वैसे ही 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर समझ रहे हो भैया कि नहीं समझ रहे हो। वो ऑयल आते हैं ना छोटे छोटे पाउच में, 100 मिलीलीटर के, 200 ml के, देखते हो कि नहीं। आपका ठंडा आता है 200 ml का, 250 ml का, जो स्प्राइट वगैरह नहीं आता मार्केट में, वो भी तो ml में आता है ना, मिलीलीटर में। 200 ml का, 500 ml का, आधा लीटर, 500 ml को आधा लीटर मान ले तो एज गुड एज। ओके, तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर हुए, 1000 मिलीलीटर हुए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, अब मिलीलीटर को हम किसके साथ कनेक्ट कर दें, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मुझे बतानी थी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये डब्बा हमने लिया है ना, छोटा सा बनाया, अगर मैं इसकी लंबाई सेंटीमीटर में लूँ, देखना 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ये डब्बा लिए, छोटा सा क्यूब इमेजिन करो, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इमेजिन हुआ क्यूब। इसमें कितना पानी आएगा, 1 ml आएगा, नहीं 1 ml नहीं आता, 1000 ml आता है। ठीक है जी, कितना आता है, 1000 ml आता है। ठीक है, या इसको और थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। ये इसको नहीं लिखना ना, इसको नहीं लिखना। 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा, अगर हम ऐसा एक टंकी बनाएं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, इसको बेस बनाते हैं। समझ आया, आया कि नहीं आया, आया। ओके, तो अगर मैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा ऐसी टंकी बनाऊं, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। तो ये वाला कन्वर्जन देखो ना, 1 मीटर क्यूब कितना पानी आएगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया टंकी का, इसमें पानी कितना आता है, 1000 लीटर। ये आप याद रखना हर जगह, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। वो कैसे होता है मैं आपको भी बताता हूँ। देखना, मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ ना, इसको देखना। ये हमने बनाया 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ये किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर। मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, कितने सेंटीमीटर, 100। तो 1 मीटर, ये क्यूब लगा है ऊपर में ना, 1 मीटर को कितने सेंटीमीटर लिखे, 100 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है, ये क्यूब। ठीक है जी, ये 1000 लीटर। ओके, हाँ, अब ये पावर
किसी एक नंबर का एक पावर हो, दूसरा पावर और आ जाए तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पावर कितना हो गया ये 10⁶, और सेंटीमीटर का भी क्यूब हो गया, दोनों का क्यूब होना है। दिस इज 1000 लीटर। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए इसको नीचे भेजना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना है, क्या लिख दूं, 10⁻³ लीटर, और ये नीचे आ गया 10⁻6। समझ रहे हो। हाँ जी, ये जब बेस सेम है ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 6 कितना हुआ, 3 - 6 -3, 10⁻³ लीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। -3 को क्या लिखते हैं, इसका नाम क्या है, -3, 10⁻³ का नाम मिली, तो इसको क्या लिख दिए, इसको मिली लीटर, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो कितना होगा 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हुआ, 1 मिलीलीटर के बराबर हुआ। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। आ गया, कन्वर्जन कैसे किए समझ आया। तो ये बेसिक एग्जांपल है, ये अगर आपको याद है तो आप दुनिया भर का कन्वर्जन कर ले जाओगे किसी भी चीज़ में। ठीक है, समझे ये चीज़ कि नहीं समझे, समझे। अब देखो ना, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर हुआ। इसको मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखना, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। अब सिर्फ इस मिलीलीटर का देखो, इसको मैं ढक रहा हूँ, 1 मिलीलीटर दिखा आपको, सब ढक लिए, तो कितने मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करो। 1 मिलीलीटर को क्या लिख सकता हूँ, कितना सेंटीमीटर क्यूब, देखो यहाँ पे ये 1 मिलीलीटर को कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो इस मिलीलीटर की जगह क्या लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब। बाकी ये 1000 तो रहेगा ना, ये तो रहेगा ना, खाली हम 1 मिलीलीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख दे रहे हैं। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, आया ये चीज़ समझ कि नहीं आया। अब इस सेंटीमीटर को देखो, इस सेंटीमीटर को हम डेसीमीटर में ले आते हैं। ये 1 सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है, 10। तो 1 सेंटीमीटर की जगह मुझे क्या लिखना है, 10 डेसीमीटर। तो कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर दो, 10 डेसीमीटर का भी क्यूब कर दो, तो ये कितना हो गया 10⁻3। नहीं समझे, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर है। यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब है, तो चलो भैया सेंटीमीटर का क्यूब कर दिए, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा डेसीमीटर का। तो ये तो बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। समझ आ रहा है, नहीं आया, आया। तो अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब की जगह अगर डेसीमीटर लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, ये इसको क्या लिखना पड़ेगा, देखो ऊपर 10⁻3, और ये 10⁻3 पहले से है, तो 10⁻3 ये और 10⁻3 ये कितना हो गया, बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड 10⁻6 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं है, बोलिए बोलिए, आया समझ में। हाँ जी, डेसीमीटर। ओके, डेसीमीटर को और किसी चीज़ में चेंज कर सकते हो क्या, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में ले गए, डेसीमीटर, डेसी को क्या लिखना, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करना चाहता हूँ, मीटर में, तो डेसी को क्या लिखोगे, 10⁻⁻1 -1, ये इस पूरे डेसीमीटर का क्यूब हो रहा है ना। तो 10⁻⁻1 का क्यूब कितना हुआ, 10⁻⁻3। सो दिस इज 10⁻⁻3, 10⁻+6 कितना आया, नहीं आया समझ में। डेसीमीटर का क्यूब है, मतलब इस दोनों का क्यूब है। अगर मैं डेसी की जगह वो सिंबल यूज करता हूँ जो सब्सिडियरी यूनिट में यूज किया है, डेसी यानी 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 को क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻3 हुआ। अब ये 10⁻3 है 10⁻+6, बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी 6, और इसका पावर क्या आ रहा है
-3, कितना हुआ 6 - 3 3, तो ये कितना हो गया 10 का पावर 3 और ये मीटर क्यूब। दिख रहा है 1 लीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 3 मीटर क्यूब। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, चेक करो। 10 टू द पावर 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, 10 का पावर 3 मीटर। इसमें कहीं पर छोटा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, और मिस्टेक कहाँ पर है, ये 1 लीटर किसके बराबर आना चाहिए, 1 लीटर कितने मीटर क्यूब, ये 10 टू द पावर +3 है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -3, ये नीचे आएगा ना इधर। ये कन्वर्जन बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि 1 मीटर क्यूब के टंकी में कितना पानी आता है, 1000 लीटर आता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 लीटर किसके बराबर आएगा, ये 1000 नीचे आएगा, ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -3, तो ये कितना आना चाहिए, देखो 1 लीटर कितना आना चाहिए 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, इतना आना चाहिए यहाँ पर भी। तो यहाँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है, यूनिट की वजह से, थोड़ा सा समझिएगा ना कैसे गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर नहीं होता है, समझे, ये थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये होता है 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, समझ आया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर नहीं होता, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, ये करेक्ट कीजिए। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 1 डेसीमीटर, तो ये भी फिर चेंज होंगे, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये करेक्ट है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये करेक्ट, और 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर बोलते हैं, समझ गए जी। 10 सेंटीमीटर जमा किए तो उसको क्या बोलना है 1 डेसीमीटर, ठीक है जी, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन देखो ना, ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब ये आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। उसके बाद देखना मिलीलीटर को हम चेंज करते हैं किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हमारा क्या होता है 1 मिलीलीटर को क्या लिखना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीलीटर को क्या लिख दिया डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना है 10 टू द पावर कितना लिखूं इसको 3, और 1 मिलीलीटर की जगह क्या लिख दिए सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर की जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, हो गया। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करो, अब देखो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, ये एक्चुअल कन्वर्जन है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, तो ये 10 का भी क्यूब है, सेंटीमीटर का भी क्यूब है, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो इसके क्यूब के बराबर होगा कि नहीं, देखो ना 10 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये क्या चीज़ लिखा है देखो 10 का पावर 3 सेंटीमीटर का क्यूब, इसका मतलब है ये चीज़ है ना, इसका होल क्यूब, 10 का भी क्यूब हो गया, सेंटीमीटर का भी क्यूब हो गया, है ना, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर, और ऊपर में क्यूब लगा ही है, ये इसकी जगह लिखा ना ये, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब यानी ये 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर, यानी इसका क्यूब किए तो 1 डेसीमीटर का क्यूब किए तो डेसीमीटर क्यूब, समझ आया। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिए 1 डेसीमीटर क्यूब, ये ठीक है। अब ठीक है 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। डेसीमीटर को अब आप थोड़ा सा मुझे मीटर में चेंज करके बताइए कैसे करेंगे। डेसी को क्या लिखना है 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -1 उसका क्यूब, क्योंकि पूरे डेसीमीटर का क्यूब हो रहा है ना, ये यहाँ ना लिखे 10 पावर -1 का पावर 3 तो कितना हुआ -3, तो ये क्या आ गया 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, करेक्ट है। तो इसको हम क्या लिख दिए 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। अब हो गया ये करेक्ट, ठीक। तो वो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में हमने गड़बड़ी लिख दी थी, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। तो आपको ना ये याद रखना है, इसको आप उधर भेज दोगे तो 1000 लीटर हो जाएगा और ये 1 मीटर हो जाएगा, इसको भेजो ट्रांसफ़र करो उधर तो +3 हो जाएगा उधर जाके,
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये याद रखो, ये बेसिक चीज़ है। हो गया ये यहाँ तक? बोलिए। में देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हम लोग बहुत मेज़र करते हैं, है ना, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे टेम्परेचर की, एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, बीच बीच में भी मिलेंगे, ठीक है, बुक में। टेम्परेचर हम लोग 3 स्केल में नापते हैं, ठीक है। कितने स्केल यूज़ करते हैं? 3 स्केल्स। नंबर 1, पहला स्केल क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ए ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट क्या स्पेलिंग है? फ़ारेनहाइट। ऐसे ही कुछ है, ठीक है। HEIT, HEIT फ़ारेनहाइट, ये ठीक, ये हो गया। ये और तीसरा स्केल यूज करते हैं क्या? केल्विन। ये डिग्री नहीं होता ना केल्विन में, डिग्री खाली इन्हीं दोनों में लगता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, है ना। केल्विन सिर्फ आप के से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही क्या है हमारा? SI यूनिट, केल्विन, ठीक है। और ये कैसे नापते हैं? जल्दी से इसको देखिए। 3 स्केल हमने बनाया। टेम्परेचर नापने के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। कितनी चीज़ों की? 2। पहला, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी कितने टेम्परेचर पे जम जाता है, बर्फ़ बनता है, और पूरी दुनिया में पानी मिलता है, पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमने जानबूझ के ये यूनिट्स बनाई हैं पानी को लेकर के, क्योंकि पानी हर जगह उपलब्ध है, तो हम कहीं भी टेम्परेचर नाप सकते हैं पानी की हेल्प से, है ना। तो हमने पानी लिया और पानी के 2 स्टेट लिए। 2 स्टेट बोले तो जब पानी लिक्विड से सॉलिड बनता है, यानी बर्फ़ बनता है, वो वाला स्टेट लिए, और जब पानी उबल के स्टीम बनता है, वेपर बनता है, वो वाला स्टीम लिए। हर जगह आप देखते हैं घर घर में फ्रिज है, पानी से बर्फ़ बनाया जाता है। हर घर में चाय बनता है, पानी उबाला जाता है। कोई भी चीज़ पकाने के लिए पानी को उबालते हैं। तो पानी जब उबलता है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और पानी जब जमता है तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया? यहाँ तक आया? ओके। तो हमने ये 2 बेस लाइन बनाई पानी की, ठीक है। और 3 स्केल, ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जगह रहने वाले हैं। तीनों ने पानी को पकड़ पकड़ के उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर में पानी जमता है उस टेम्परेचर को मेज़र किया, और जिस टेम्परेचर पर पानी उबल जाता है उसको मेज़र किया। लेकिन मेज़र करने के लिए जो स्केल बनाए, तीनों अलग अलग जगह के हैं, है ना। तो इन्होंने जो स्केल बनाया वो अलग अलग बनाया। एक ने डिग्री सेल्सियस का स्केल चूज़ किया, एक ने डिग्री फ़ारेनहाइट का, और एक ने केल्विन का स्केल चूज़ किया। लेकिन बेस लाइन सबकी एक थी। कौन सी थी बेस लाइन? एक बेस थी ये, और एक बेस थी ये, ठीक है जी। समझ आया? आया कि नहीं? ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और एक पानी को उबालना है, सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ही, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। समझ आया? अब मैं तीनों स्केल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला स्केल हमने लिया सपोज डिग्री सेल्सियस का, ये ऐसे मैं बना लेता हूँ रफ डायग्राम एक, जी, ठीक है, समझते जाना। दूसरा मैं ले लेता हूँ केल्विन का, ये एक लकीर से बनाते हैं, ज़्यादा क्लियर कट दिखेगा।
हाँ जी, ये आपका सेल्सियस का हो गया, ये आपका केल्विन का हो गया, ये किस चीज़ का है जी, डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा केल्विन का हो गया, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं फ़ारेनहाइट का, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। 3 स्केल हमने लिए, लेकिन बेस लाइन हमने वही चुना, पानी कहाँ जमता है और कब गर्म होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी को जमाया भी जाता है, गर्म भी किया जाता है, उबाला भी जाता है। तो ये दोनों स्टेज हम इजीली पा सकते हैं पानी को लेके। ठंडा करेंगे बर्फ़ बन जाएगा, गर्म करेंगे तो उबलने लग जाएगा, ठीक है। अब हमने ये अलग अलग जगह पर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब देखिए, पहले जब सेल्सियस ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जो स्केल बनाया था, ये वाला स्केल, ठीक है, उन्होंने देखा कि पानी जितने टेम्परेचर पर जम जाता है, यानी जब लिक्विड से आइस बनता है पानी जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर का उन्होंने नाम रखा 0 डिग्री। क्या नाम रखा उस टेम्परेचर का? 0 डिग्री, समझे। दूसरे शहर में केल्विन ने यही एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपना स्केल बनाया था टेम्परेचर नापने के लिए। तो उन्होंने ना, जब पानी लिक्विड से बर्फ बनता है, जब आइस बनता है, तो आइस का टेम्परेचर टच किया, उसको फील किया, और उसका नाम रखा 273। क्या रखा? 273 केल्विन। समझ आया? 273 केल्विन। तो जाहिर सी बात है इसका 0 इधर कहीं होगा, यहाँ, है ना। और ये दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर है, उससे ठंडा नहीं होता, समझ गए। और जब पानी बर्फ बनता है, लिक्विड से बर्फ बनता है, उस टेम्परेचर का नाम क्या रखा उन्होंने? 273 केल्विन, ठीक है। यही सेम टू सेम चीज फ़ारेनहाइट किसी और देश में कर रहे थे, किसी और शहर में कर रहे थे। उन्होंने देखा जब पानी लिक्विड से बर्फ बनता है, वही टेम्परेचर तो वही है ना, इसको जो फीलिंग हुई होगी वही फीलिंग इसको भी हुई होगी, बर्फ की, ठंडे की, वही फीलिंग इसको भी हुई होगी। लेकिन इन्होंने अपने स्केल में उसका नाम क्या दिया? उसका नाम दिया इन्होंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बोला? 32, यानी इसका 0 इधर कहीं होगा, समझे। ये 273 आया है तो बहुत नीचे होगा 0, और ये 32 पे ही बर्फ जमता है, 32 डिग्री उनके स्केल के हिसाब से 32 डिग्री पे जमा। उस फीलिंग का नाम क्या रखा उन्होंने? 32 डिग्री। उनका स्केल कितना दिखाया उसी फीलिंग को, जो फीलिंग यहाँ ये एक्सपीरियंस कर रहे थे। भैया बर्फ़ छुओगे तो एक ही जैसा लगेगा ना सब लोग को, आप छुओ आप छुओ आप छुओ, बर्फ़ छुओ, सबको एक जैसी फीलिंग आएगी। उस फीलिंग का नाम इसने क्या रखा? 0। उस फीलिंग का इसने क्या नाम रखा? 273। उसी फीलिंग का इसने क्या नाम रखा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आया समझ में? फीलिंग वही है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब सब पानी उबाले, उबला पानी। जब पानी बॉईल हो गया तो सेल्सियस ने जो स्केल बनाया था, उस स्केल का कांटा कहाँ तक गया? 100 तक। तो इसने ना, जब बॉईल हो रहा था पानी, उसका नाम क्या रख दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना नाम रखा उसका, है ना। सेम उसी टेम्परेचर को इसने टच किया तो इसने देखा वही टेम्परेचर है, वही फीलिंग है, इन्होंने नाम रखा 373। क्या नाम रखा? 373, ठीक है। सेम टेम्परेचर को इसने एक्सपीरियंस किया, बॉइलिंग तो वही है, सबको एक जैसी फीलिंग आएगी। इन्होंने नाम रखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या नाम रखा? 212। ये चीज़ क्लियर? बोलिए। अच्छा, अभी इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रीजिंग का टेम्परेचर कितना मिला? 0। बॉइलिंग का टेम्परेचर कितना मिला? 100। तो इसने ना, ये जो स्केल थी इतनी लंबी, इसके 100 टुकड़े कर दिए। कितने? 100 टुकड़े, एकदम बराबर बराबर 100 टुकड़े, इस तरह से 100 डिवीजन्स बना दिए। कितने डिवीज़न बनाए? 100, ठीक है, ठीक है। केल्विन ने देखा, ये मिला बर्फ़ जमने का टेम्परेचर, ये मिला पानी उबलने का टेम्परेचर, दोनों के बीच में ये गैप है। इन्होंने भी क्या किया? इसके 100 टुकड़े कर दिए, सेम 100 डिवीजन्स, जैसे सेल्सियस ने किया। कितने डिवीज़न है इसके? 100। अच्छा, अगर 100 डिवीज़न है, ये दोनों सेम टेम्परेचर है, फ्रीजिंग बॉइलिंग एक ही चीज़ है, इस गैप के अगर 100 टुकड़े हुए हैं और सेम गैप के इसने भी 100 टुकड़े किए हैं, इसका मतलब है इसका एक टुकड़ा जितना ऊंचा होगा, इसका भी एक टुकड़ा उतना ही ऊंचा होगा, क्योंकि दोनों तो 100-100 हैं। समझे कि नहीं समझे? जितना ऊंचा ये एक टुकड़ा होगा, एक सीढ़ी होगी, उतने इसकी भी सीढ़ी होगी ना। 100 सीढ़ी इसने भी बनाया, 100 सीढ़ी इसने भी बनाया, वही गैप है।
तो अगर बराबर बराबर डिस्टेंस पर 100 सीढ़ी बनानी है तो जो एक सीढ़ी की ऊंचाई होगी यहाँ पर भी एक सीढ़ी की ऊंचाई उतनी ही ना होगी। नहीं समझे? बोलो, बोलिए, समझे कि नहीं? तो ये वाला गैप दोनों में कैसा रहता है? सेम रहता है। तो इधर 0 से लेके 100 तक, यहाँ 273 से लेके 100 तक, दोनों कैसे रहते हैं? 100 बराबर बराबर रहते हैं। समझ आया? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, 1 डिग्री है ना, ये 100 टुकड़े हो गए ना, 0 से 100, तो ये जितने टुकड़े बने कितने? 100। एक एक टुकड़े का नाम क्या रखा? 1। एक टुकड़े का नाम क्या दे दिया? 1, तो वो हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? यहाँ एक टुकड़े का नाम क्या रख दिए? 1 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन, एक टुकड़े का नाम केल्विन है। समझ गए बात? तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, ये साइज की बात हो रही है इसकी। ठीक है, ये साइज है भैया ना, टेम्परेचर नहीं समझ लेना, यह मैं साइज लिख दे रहा हूँ। यानी इन दोनों स्केल का साइज बराबर है कि नहीं? जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बताता होगा 1 डिग्री का साइज, वही सेम टेम्परेचर 1 केल्विन बता रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल डिवीजन किए हैं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन फ़ारेनहाइट ने एक अलग तरह का डिवीजन किया। उसने ना ये जो गैप था, ये सेम गैप, इसके 180 डिवीजन किए। कितने टुकड़े किए इसके? 180। अगर ये 180 टुकड़े करता है तो थोड़ा सा मुझे बताओ, इसके सीढ़ी की ऊंचाई इनके ऊंचाई के बराबर होगी कि छोटी होगी कि बड़ी होगी? बताइए। ये 100 सीढ़ी बनी है और ये 180 सीढ़ी बनी है, तो कौन सी सीढ़ी की ऊंचाई ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी? यहाँ से छत की जितनी ऊंचाई है 10 सीढ़ी तेरे को बनानी है, और इसको बोलता हूँ कि इसको 20 सीढ़ी बनानी है, 20। तो किसकी सीढ़ी की ऊंचाई ज़्यादा होगी? 10 वाले की कि जो 20 ठो बनाएगा उसकी? 10 वाले की। क्यों? 10 ही ठो तो बनानी है तो अच्छा दूर दूर बनाएंगे, और जिसको 20 बनानी है वो छोटी छोटी बनाएगा। समझ आया? तो इसके स्टेप्स कैसे होते हैं? छोटे। तो 1 डिग्री, 1 केल्विन और 1 फ़ारेनहाइट में कौन छोटा होता है? 1 फ़ारेनहाइट छोटा होता है। समझ आया कि नहीं आया? अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैं आपको बोलूँगा मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, 1 केल्विन बढ़ाया, लेकिन उतने ही टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 और 3 फ़ारेनहाइट। आ रहा है समझ में? समझे कि नहीं? नहीं समझे? थोड़ा सा गर्मी दी, हम बोले 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, एक सीढ़ी चढ़ गया, तो सेम सीढ़ी तो केल्विन की भी थी, 1 केल्विन चढ़ गया, लेकिन सेम सीढ़ी फ़ारेनहाइट की नहीं, इसकी छोटी छोटी सीढ़ी है। तो इतना चढ़ने के लिए उसको कितना सीढ़ी क्रॉस करना पड़ेगा? कम से कम 2 या 3। इसके 2-3 सीढ़ी इनके बराबर है ना, इनके एक सीढ़ी के बराबर इसके 2-3 सीढ़ी हैं फ़ारेनहाइट के, तो इसके कम से कम 2-3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। समझ आया? तो जो टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन और सेल्सियस दिखाते हैं, उसी टेम्परेचर को दिखाने के लिए इसको कम से कम कितने चढ़ने पड़ेंगे? कितने फ़ारेनहाइट? 2 या 3 फ़ारेनहाइट। आ रहा है फीलिंग समझ कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा स्केल है। अब इसमें कुछ कुछ डाटा आपको याद रखना है, जैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा, ये आपकी बुक में मिल जाएगा NCERT में। रूम टेम्परेचर कितना होता है? नहीं 25। कितना होता है जी रूम टेम्परेचर? बोलिए। 25 ना। तो रूम टेम्परेचर देखना ना, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये रूम टेम्परेचर 25। जो सेल्सियस स्केल रूम टेम्परेचर को 25 दिखाता है, सेम टेम्परेचर को केल्विन कितना दिखाएगा? सेम टेम्परेचर ये कितना दिखाता है रूम टेम्परेचर को? कितना डिग्री जोड़े हैं इसमें? 25। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्टेप तो बराबर है ना, तो ये 1 डिग्री इसके 1 केल्विन के बराबर है, तो ये 25 डिग्री, यहाँ से 25 जोड़ दो, ये कितना लिखा है? 273। 25 जोड़ो, 25 जोड़िए, कितना आएगा? 298। तो ये कितना बना? 298 केल्विन। 298 केल्विन किसको रिप्रेजेंट करता है? रूम टेम्परेचर को। सेम टेम्परेचर सेल्सियस में कितना दिखाता है? 25 डिग्री। सेम टेम्परेचर केल्विन में देखेंगे तो केल्विन का स्केल कितना दिखाएगा? 298। और सेम टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट की स्केल से देखें, रूम टेम्परेचर वाला, ये तो ये कितना दिखाएगा? ये 32 है, लेकिन इसके स्टेप छोटे छोटे हैं तो 25 नहीं जोड़ोगे,
इसका एक सीढ़ी इसके बराबर है, तो ये जितनी सीढ़ी चढ़ेगा ये भी उतना ही चढ़ेगा, 25-25 दोनों में जुड़ गए। लेकिन इसकी सीढ़ी तो छोटी छोटी है, 180 पार्ट हैं इसके, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो ये कितना दिखाता है देखिए, 25 डिग्री हमने इंक्रीज किया है, 25 जोड़िए कितना बनता है 77 फ़ारेनहाइट। 25 जोड़ने पे आया, कितना जोड़ने पे आया 5 2 7 3 2 5, 25 जोड़ने पे नहीं आया ना, है ना, क्योंकि सीढ़ी छोटी छोटी है। तो उसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट वाला स्केल कितना दिखाता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किस फ़ारेनहाइट में ये किस चीज़ का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है जी, ह्यूमन बॉडी कितना बताता है ह्यूमन बॉडी, थर्टी, बोलिए। तो ये मैं ले लेता हूं ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कितना डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। तो केल्विन के स्केल में नापेंगे तो ये कितना दिखाएगा, ये 37 हम आए हैं, इसमें भी 37 आएंगे क्योंकि दोनों की सीढ़ी तो एक जैसी होती है। 37 को ये कितना दिखाएगा 310, जोड़ के देखो 310 केल्विन, केल्विन में देखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर कितना 310, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6, 98.6। हाँ जी, ये हमारा टेम्परेचर सेम ऐसे, ये दिस इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ रहा है समझ। और ये वो टेम्परेचर है जो आप अभी स्कूल जाते थे तो गेट कीपर नापता था आपका, है ना, यही दिखाता है 94 98, ये नॉर्मल फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। वो मैं बता रहा था ना डिजिटल थर्मोमीटर, उसमें फ़ारेनहाइट में रीडिंग होती है, तो इतनी रीडिंग दिखाती है वो आपका बॉडी टेम्परेचर। जब आपका स्कैन करके नापते हैं, थर्मल स्कैनिंग करते हैं गेट पे, है ना, आप तो नहीं देखे होगे कि देखे हो, कभी मांग के देखा करो ना कि कितना दिखा रहा है भैया दिखाओ, तो वो इतना आएगा। और सब कंफ्यूज रहते हैं कि ये कितना बताता होगा, फ़ारेनहाइट में कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेल्सियस में तो हम जान रहे हैं 37 है, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कन्वर्ट करने में, ठीक है। यहाँ तक समझे आप, बोलिए बोलिए बोलिए, पक्का, ओके। तो इसको आप नोट कीजिए, इसका एक छोटा सा कन्वर्जन भी आपको नोट करना है और इसके क्वेश्चंस भी आपको बनाने हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हमको जाना है, किससे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है, या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है। पहले तो हम बात करते हैं सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना, डिग्री सेल्सियस से किस में चेंज करना, केल्विन में, या केल्विन से किस में चेंज करना, डिग्री सेल्सियस में। कैसे करते हैं, दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, ज़ीरो को देखो और ये देखो, सेम टेम्परेचर, दोनों क्या क्या दिखाते हैं, कितने का डिफरेंस है 273। ये 0 से 273 आया होगा, तब इसने बर्फ़ जमने को दिखाया, उस टेम्परेचर को दिखाया, और ये कितने में दिखाता है 0, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है ना। अगर मैं बोलूँ मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में वही कितना होगा 273, यानी 273 ज़्यादा दिखाता है ये। मेरा टेम्परेचर अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री, तो केल्विन में कितना होगा 273, ये ज़्यादा दिखाता है। तो इस 1 डिग्री में 273 जोड़ दूंगा तो केल्विन आ जाएगा 274। नहीं समझे, 273 के बाद क्या आना है 274, और वही क्या है मेरा 1 डिग्री। आया नहीं आया। मैं बोलता हूँ मेरा टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, वही टेम्परेचर को केल्विन कितना दिखाएगा 273, यानी सेल्सियस से कितना ज़्यादा दिखा रहा है ये उसी टेम्परेचर को 273, तो 273 ज़्यादा रहता है केल्विन।
अब मैं बोलता हूँ मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है और मुझे पता है कि सेल्सियस में हमेशा 273 ज़्यादा दिखाएगा इससे, तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 273 जोड़ दूँ तो कौन सा टेम्परेचर बन जाएगा? केल्विन वाला। नहीं समझे? तो सेल्सियस से किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। तो अगर मुझे टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो मुझे क्या करना है? जो भी डिग्री सेल्सियस की रीडिंग है उसमें कितना जोड़ देना है? 273, क्योंकि हमेशा वो डिग्री सेल्सियस से 273 ज़्यादा दिखाएगा। समझ आया? ये आया समझ? और अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखो जी, मैंने केल्विन में नापा, केल्विन में आइस जमने वाली टेम्परेचर को कितना दिखाता है? ये 273। मैं बोलता हूँ मुझे सेल्सियस में बताओ। मुझे किस में पता है? केल्विन में। सेल्सियस में बताओ, तो सेल्सियस में वही कितना है? 0। ये 0 कब बनेगा? जब इसमें क्या माइनस करेंगे? 273। तो यानी अगर केल्विन है 273 कम कर दिए तो कहाँ पहुँच जाओगे? सेल्सियस में। ये 274 है एक ज़्यादा। अच्छा जी, ये टेम्परेचर 274 है, सेल्सियस में बताओ। आप क्या करोगे? फट से कितना कम होता है सेल्सियस वाला? 273। तो केल्विन में से क्या कम कर दिए? 273। क्या आ गया? सेल्सियस आ गया। ये 274 था, 273 घटा दीजिए, कितना आया? 1 डिग्री। वो 1 डिग्री सेल्सियस वही तो दिखा रहा था, है ना? तो अगर मुझे सेल्सियस में चाहिए तो क्या करना है? इस नंबर, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? माइनस। ये कन्वर्जन हो गया डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ जी। अब देखो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन देखो। ये 0 डिग्री और उसी टेम्परेचर को ये कितना दिखाता है? 32। लेकिन अभी हमने इसका तो कर लिया क्योंकि इनके डिवीज़न सेम थे, 100-100। इनका और इनका डिवीज़न सेम नहीं है। ये 100 डिवीज़न है और ये कितने डिवीज़न है? 180। तो अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बीच में 100 डिग्री है ना, 100 तो सीढ़ी, और ये बीच में 180 सीढ़ी है, 180 डिग्री। तो ये सेम गैप है ना। तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस इसके कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? 180। आया समझ? ये गैप सेम है दोनों का, फ्रीजिंग और बॉइलिंग का। इसके बीच में हमने एक जगह 100 सीढ़ी बनाई है, उधर 180 सीढ़ी बनाई है। तो ये 100 सीढ़ी किसके बराबर होगा? 180 सीढ़ी के बराबर। ये 100 सीढ़ी डिग्री सेल्सियस में है और ये 180 सीढ़ी डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ये समझ आया? दोनों देखो किससे डिवाइड हो जाते हैं? 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 20 से डिवाइड करो, कितना आया? 55। 5 डिग्री सेल्सियस, इसको 20 से डिवाइड करो, 20 से 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ये आपको याद रखना है ना? 5 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर? 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब इससे हम कन्वर्जन बनाएंगे, 2 तरह के कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है और मुझे किस में निकालना है? फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? डिग्री सेल्सियस में दिया है और मुझे फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा? कितना डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में? देखिए 0 डिग्री को देखो और फ़ारेनहाइट को देखो। जिस टेम्परेचर को सेल्सियस 0 बताता है उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट कितना बता रहा है? 32। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 0 डिग्री पे कितने का आया? 32 का आया। 32 का ही है ना भाई। ये स्केल इधर से शुरू हुआ होगा, 32 पर पहुंचा, तब इसने क्या दिखाया? उस टेम्परेचर को दिखाया जिसको सेल्सियस 0 बोलता है। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया, है ना? है ना? तो अगर मैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना चाहता हूँ, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसमें अगर 32 जोड़ दूंगा तो मैं यहीं नहीं पहुँच जाऊँगा। बोलो, मैंने आपको बोला एक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे फ़ारेनहाइट में बताओ। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिफरेंस कितने का है 0 डिग्री पे? 32 का। तो हमको इसमें क्या जोड़ना चाहिए? अगर मैं सेल्सियस में 32 जोड़ दूं तो मैं किस में आ जाऊंगा? फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर तो वही ना रहेगा, रहेगा कि नहीं? टेम्परेचर वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमको ओके सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में आ जाते हैं। तो देखिए इसको हमने क्या लिख दिया? फ़ारेनहाइट को
सेल्सियस में कितना जोड़ देने से फ़ारेनहाइट बन जाता है 32। सेल्सियस में फ़ारेनहाइट जोड़ने से, सॉरी सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ने से फ़ारेनहाइट बन जाएगा 32, क्योंकि दोनों में गैप कितने का है 32 का डिफरेंस है। तो अगर मैं सेल्सियस में 32 जोड़ दूं तो ये क्या बन गया फ़ारेनहाइट। समझ आया कि नहीं। और ये क्या चीज़ है 9, इस 5 को इक्वल की उधर भेजे 9/5 ये आया। अब ये किस में आया, किस में आंसर आ रहा है। हमने आपको टेम्परेचर किस में बताया था, हमने आपको टेम्परेचर किस में बताया था सेल्सियस में, और क्या बोल रहे थे किस में चेंज करो फ़ारेनहाइट में चेंज करो। समझ आया। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाने में कितने का डिफरेंस होता है 32। तो अगर मैं सेल्सियस में 32 जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा फ़ारेनहाइट। तो ये क्या बन गया तो ये किस चीज़ की रीडिंग देगा डिग्री फ़ारेनहाइट की रीडिंग देगा। ये पहला कन्वर्जन बन गया हमारा डिग्री से फ़ारेनहाइट का। आया समझ। तो अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, यहाँ रखो 32 जोड़ो 9/5 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। इसी को ट्रांसपोज मारते हैं। देखो ये 5 आया इधर मल्टीप्लाई में, 9 आ जाएगा नीचे, तो 5/9 F हुआ, कितना हुआ 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अब इक्वल के बाद तो ये चीज़ बची ना C + 32 को इधर भेजे तो माइनस 32, है ना। तो इक्वल की इस तरफ क्या बचा डिग्री सेल्सियस। अब हम आपको टेम्परेचर किस में बताएंगे फ़ारेनहाइट में, है ना। तो आंसर किस में निकल के आएगा, यहाँ रखोगे ये सॉल्व होगा तो क्या चीज़ आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, है ना। ये किस में हुआ, ये वाला है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन, और ये वाला क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन। और फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे चेंज करोगे, तो इसके लिए कोई हमने रूल नहीं बनाया है ना। सेम होता है भाई, ये डिवीज़न और ये डिवीज़न सेम है ना। तो जो कैलकुलेशन आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए बनाया है, जहाँ जहाँ सेल्सियस आता है वहाँ क्या लिख देंगे केल्विन, ख़त्म, क्योंकि दोनों का डिवीज़न तो 100 था। समझे कि नहीं समझे। हाँ, इस पर 2-3 क्वेश्चन हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लो और इसको याद कर लेना फॉर्मूले।